today's class, see, we already understand that what is international business. जब भी कोई बिजनेस अक्रॉस द बाउंड्री हम करते हैं, इंडियन इंटरनेशनल जो बाउंड्री जो होता है आपका, जो इंडिया के बाहर की बाउंड्रीज है, डोमेस्टिक बाउंड्री वो है जो आपके इंडिया को मतलब एक आउटलाइन देता है। जैसे ही हम उससे बाहर जाकर के कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो दैट इज बेसिकली अ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। So international business क्या है आपका? It implying the business across the boundary of the country at a global level. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप अपने एक ऑफिस मान के चलिए, अगर आपने एक ऑफिस स्टार्ट किया, आपने ऑफिस कहाँ स्टैब्लिश किया? आपने यूएस में किया। सो यहाँ पर आपने स्टैब्लिशमेंट का रीजन क्या है कि आप एक इंटरनेशनल बिजनेस में आप अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब यही है, जब भी हम कोई बिजनेस आउटसाइड द कंट्री करते हैं, आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? अब इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो इंडिया में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्यों है, क्यों लोग इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आजकल हर एक कंट्री जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में एड ऑन हो चुका है। ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब क्या है? पूरे ऑल ओवर कंट्री। सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो चुकी है। इसी वजह से हम अब इंटरनेशनल बिजनेस में क्या हो गए? कंसर्न भी है और हम इंक्लूड भी हो चुके हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, ट्रांजेक्शन में हम इन्वॉल्व हैं। ठीक है। सो इंटरनेशनल बिजनेस जो है, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन दैट कि इंटरनेशनल बिजनेस इज डन, द ट्रांजेक्शन इज डन when we are doing that transaction outside the country, outside the domestic country. तो हमारे लिए इंडिया डोमेस्टिक कंट्री है, यूएस, कनाडा और जो ये बाकी कंट्रीज हैं, दैट इज बेसिकली इंटरनेशनल। आगे बात समझ में क्लियर हो गया सबको पॉइंट? इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? ठीक है। जब भी जैसे अभी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर मैंने एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और मैंने आउटसाइड कंट्री में मैंने स्टैब्लिश कर दिया, मान लीजिए एग्जांपल में आउटसाइड कंट्री मैंने कोई ऑफिस स्टार्ट कर दिया, वहां स्टैब्लिश कर दिया, और वहां के थ्रू मैं वहां के बिजनेस को जो ऑपरेट कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। दिस पॉइंट इज क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर? ओके, चलिए। यस मैम। अब इंटरनेशनल बिजनेस का हम कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह देखते हैं। फ्रेमवर्क ओके, चलिए म्यूट रहिएगा सारे बच्चे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस और फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। So we all knows about that the global competition और जो global market है उसने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत बूस्ट किया है, बहुत इंक्रीज किया है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो हमें लेबर स्किल, लेबर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज नाउ द इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड। ठीक है। अगर कोई नया मॉडर्न कोई भी टेक्निक अगर यूएस में आता है तो वो इंडिया में भी आराम से पहुंच सकता है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, राइट? सो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऑपरेशन का जो स्केल है उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज लार्ज स्केल ऑपरेशन। अगर आप अपने बिजनेस को लिमिट कर देते हैं और सिर्फ इंडिया में अगर आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, लिमिटेड नंबर ऑफ आपके पास आपका प्रॉफिट है, लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड कंज्यूमर्स, राइट? बट अगर आप अक्रॉस द बाउंड्री जाकर के कोई भी बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक तो दूसरे कंट्री का जो एक बोल सकते हैं प्रॉफिट भी मिल रहा है, और जो दूसरा कंट्री है वो आपको कहीं ना कहीं आप ग्लोबल कंपटीशन के पार्ट भी बन गए हो। ठीक है। सो इसी वजह से आप अपने ऑपरेशन का जो स्केल है, प्रोडक्शन जो है, उसको आप क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो, और आप अपने कंज्यूमर्स जो है वो भी आप बना सकते हो इंटरनेशनल कंज्यूमर्स। ठीक है। आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स किए हैं आप लोगों ने? दीज पॉइंट्स यू ऑल डिड? नो मैम, इम्पोर्टेंस वगैरह नहीं लिखा।
first point is large scale operation. Large scale operation, ठीक है. इंटरनेशनल बिजनेस क्या है वो तो क्लियर हो गया होगा. इट इज द सिस्टम ऑफ बेसिकली डूइंग द बिजनेस अक्रॉस द बाउंड्री, राइट. पहला इंपॉर्टेंस है लार्ज स्केल ऑपरेशन. क्लास में अगर आप लोग नेटवर्क चल जाता है. So first point is large scale operation, ठीक है. Production, marketing activities we can do in the international market. We can increase the market share. We can increase the production. Why? Because of the demand of the product in the international market. So international business का सबसे पहला point है large scale operation. Clear? Now the second point is immobility of the factors. Immobility of the factor. Immobility of the factors. ठीक है. इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स लिखिए. लिखिए इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स में लिखिए जो आपका डिग्री है इमोबिलिटी का फैक्टर्स का. अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के लिए? लेबर एंड कैपिटल. ठीक है. सो लेबर आपके क्या करते हैं प्रोडक्शन में? ऑब्वियसली द ह्यूमन रिसोर्स, द लेबर्स आर रिक्वायर्ड. The capital, the amount which is required to start a business. So जो आपका डिग्री है मोबिलिटी का फैक्टर्स का, जैसे आपके लेबर हो गए, कैपिटल हो गए, that is generally greater between the countries than within the country. तो आपका जो कैपिटल ट्रांसफर का जो सिचुएशन है, आपको जो लेबर की बेनिफिट मिलेगी वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. यू विल गेट द स्किल्ड एंड द एक्सपर्टीज. जो आपको मिलेगा एक्सपर्टीज का जो आपको बेनिफिट मिलेगा, that can be possible in the international business. So we are easily able to transfer the human resources as well as the capital from one country to the other country, right? So the second point is immobility of the factor. The first point is the factor of production. ये large scale operation. तो large scale operation इसमें याद रखिएगा कुछ keywords हैं. Large market share, ठीक है. Number of customers will be increased, ठीक है. एंड सेकेंड में आप लिखिएगा immobility of factors में labors and the capital can be easily transferred within to the another country through the international business. We can get the benefit of the expertise and skilled labor. ठीक है. अब जैसे इंडिया जो है दैट इज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव. तो इंडिया जो है दैट इज लेबर इंटेंसिव. व्हाई इट इज लेबर इंटेंसिव? बिकॉज इंडिया में आपको ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कंपैरेटिवली टू कैपिटल बहुत ज्यादा हाई है. इंडिया की इकोनॉमी जो है दैट इज अ डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमी. तो यहाँ पर लेबर आपको लो कॉस्ट में इजिली अवेलेबल हो जाते हैं. ठीक है. सो इट इज लेबर इंटेंसिव कंट्री. बट इफ विल कंपेयर इट विद द यूएस मार्केट, सो यूएस जो है दैट इज अ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री बिकॉज यू विल नेवर गेट सो मेनी लेबर्स देयर बट द इकोनॉमी इज हाई. So capital you can easily able to get, right? So this is the difference between the country's economy. ठीक है. तो यहाँ पर फैक्टर्स अगर आपको कुछ भी ट्रांसफर कराना है, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, so that can be possible through the international business. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? हाँ. There is a complex situation as well क्योंकि हर कंट्री का लॉ, हर कंट्री में सिटीजनशिप का जो क्राइटेरिया है दैट विल बी चेंज. हर एक कंट्री का सिटीजनशिप का क्राइटेरिया चेंज है. आप लोगों ने सुना होगा नॉन रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है, नॉन रेसिडेंट जो इंडियंस हैं, उनका क्या सिचुएशन है कि अगर आप 6 मंथ 182 डेज इंडिया में रिसाइड करते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा. लेकिन अगर आप 182 डेज से कम रहते हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, राइट? तो ये कह सकते हैं कि यस द लॉ इज डिफरेंट. ठीक है. the scenario and the government policies are different, that is the truth, but the factors can be easily transferred from one country to another because of the international business. ठीक है. कैपिटल फ्लो के लिए आप लोगों ने सुना होगा एफडीआई का टर्म, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो बहुत सारी कंपनीज इंडिया के भी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है. तो यहाँ पर कैपिटल क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, राइट? ये सारे कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहे हैं? एवरीवन, everyone, these points are clear? Yes, okay, okay. चलिए, next point is heterogeneous market. Okay, so there are two terms, homogeneous and heterogeneous market.
होमोजेनस मार्केट का मतलब होता है जहां पर एक ही प्रोडक्ट से हम सारे कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मेकिंग दिस मार्कर, आई एम एबल टू प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी मार्कर and it is basically helpful for every customer in India. So that is homogeneous का मतलब होता है similar type of customers जिनको हम एक ही प्रोडक्ट से सेटिस्फाई कर दे. So that is homogeneous. Heterogeneous मतलब different. जैसे आपको एक कस्टमर का अगर हम पॉइंट ले तो कस्टमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं और वैरी करते हैं. उनका नीड डिमांड बिल्कुल दूसरे कस्टमर से वैरी करता है, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस. ये तो पता होगा तुम लोगों को, मार्केट सेगमेंटेशन में मैंने ये टर्म करवाया है. यस मैम. यस. ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हेट्रोजेनस मार्केट का मतलब है कि जब हम कोई क्रॉस बॉर्डर बिजनेस करते हैं, यानी दूसरे कंट्री में जाकर अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी खुद की कंट्री से आपको वहां का एटमोस्फेयर बिल्कुल अलग मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा. जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर होमोजेनिटी बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, होमोजेनस नहीं होगा. सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट से आप सारे कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो वहां पर, हाँ, वहां पर क्लाइमेट, ओके. सो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें मैंने बताया होमोजेनस सिचुएशन नहीं होता है बिल्कुल भी. आपको सिमिलर टाइप ऑफ कस्टमर्स और सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट उनके लिए आप नहीं बना सकते. कस्टमर तो बिल्कुल ही वैरी करेंगे, है ना. सो आपका जो डिफरेंस कौन कौन से बेसिस पे आ सकता है, मतलब कौन कौन से बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. पहला है आपका क्लाइमेट. तो इंडिया का क्लाइमेट, ठीक है, इंडिया का क्लाइमेट और इंटरनेशनल आपके दूसरे कंट्री का क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है. अगर हम अफ्रीका का एग्जांपल लें तो अफ्रीका जो है ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, राइट. इंडिया में क्या है, कुछ एरियाज ट्रॉपिकल रीजन पे आता है, जैसे कुछ साउथ के एरियाज आपके ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, बाकी आपके ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आते. सो द क्लाइमेट विल बी वेरी. इफ यू विल गो टू द कनाडा, वहां पर अक्टूबर से इतनी ठंड पड़ती है कि बर्फ -40 तक चला जाता है टेम्परेचर, राइट. इंडिया में ये सिचुएशन किसी भी पार्ट में, कुछ पार्ट को छोड़ के, जैसे आपके नॉर्थ के कश्मीर वाले एरियाज को छोड़ करके, ठीक है, अदरवाइज और थोड़ा सा इधर नॉर्थ ईस्ट के एरियाज को छोड़ करके कहीं पर भी इतनी ठंड नहीं पड़ती है. ठीक है. सो जो क्लाइमेट है वो, लैंग्वेज, इंडिया का मदर जो लैंग्वेज है, मदर टंग जो है, दैट इज हिंदी, राइट. अब हिंदी यहाँ पर बोला जाता है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर नोज हिंदी, हिंदी सबको आती है. लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में डील करेंगे, so the customer is not going to basically communicate with you in Hindi, right. So language बहुत वैरी करता है, दूसरे कंट्री में लैंग्वेज है. कल्चर वैरी करता है, आपका क्लाइमेट वैरी करता है, उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा वैरी करता है, उनके लिए प्रायोरिटी वैरी करता है. जैसे इंडिया में आपके बहुत सारे, लगभग 27-28% पीपल जो है वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है. अब उनके लिए बेसिक नीड क्या है, बेसिक नीड्स क्या हो सकता है, क्लोथ, हाउस वगैरह, ये सारी चीजें बेसिक नीड है. अब यहाँ पर प्रायोरिटी जो है प्रोडक्ट्स का, और इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रायोरिटी है प्रोडक्ट्स का, दैट कैन बी वैरी. द कंज्यूमर बिहेवियर वैरी, एंड बिहेवियर इसलिए वैरी कर रहा है क्योंकि डेमोग्राफी अलग है, कल्चर अलग है, वहां पर आपका क्लाइमेट अलग है, तो डिमांड भी उस हिसाब से प्रोडक्ट का अलग है, वैरी करता है. ठीक है. तो मार्केट जो है वहां का, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स, right. Next one is integration of economies. तो मैंने ये पॉइंट आप लोग को पहले ही बताया है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में है, हर एक कंट्री लगभग इंटरनेशनल ट्रेड में, ट्रांजैक्शन में इंक्लूडेड है. तो यहाँ जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, अरेंजमेंट जो है, वो डिफरेंट रीजन की वजह से, ये जो ट्रेड बैरियर है, जो ट्रेड बैरियर का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री को इंपोर्ट करने के लिए, आप दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट, जब वो, जैसे मान लीजिए देयर आर टू कंट्रीज, फॉर एग्जांपल वन इज यूएस, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल. अगर एक प्रोडक्ट, एक कंट्री है आपका इंडिया और एक कंट्री है आपका यूएस, तो यहाँ पर सिचुएशन देखिए, क्या सिचुएशन है, यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि अगर आपका जो इंडिया है वो यूएस में प्रोडक्ट सेल, मतलब भेज रहा है, तो दैट इज एक्सपोर्ट. और अगर यूएस इंडिया को भेज रहा है, तो इंडिया के टर्म में दैट इज इंपोर्ट, बट इन द टर्म ऑफ द यूएस दैट इज एक्सपोर्ट. ये तो सबको पता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब क्लियर है सबको? क्लियर है? यस. तो यहाँ पर आपका जो इंपोर्ट, इंडिया जो है वो यूएस से इंपोर्ट नहीं कराना चाह रहा है प्रोडक्ट, यानी यूएस इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया क्या करेगा, ये
आपके इंपोर्ट को प्रिवेंट करने के लिए ट्रेड बैरियर्स यूज करेगा। सो ट्रेड बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अब ये रुकावट किस टाइप का होता है? देयर आर टू टाइप, टैरिफ और नॉन टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है जहां पर हम टैक्स और पैसे के बेसिस पर हम इंपोर्ट को प्रिवेंट कर दे। जैसे मान लीजिए यूएस जो है वो कोई प्लांट इंडिया में सेल करना चाह रहा है, मशीनरी सेल करना चाह रहा है, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने लगा दिया 50% का, हमने उस पर टैक्स लगा दिया। अब अगर वो प्लांट 1 लाख रुपीस का है तो उसका वैल्यू हो गया 1.5 लाख। अब वो जब तक मार्केट में जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 2 लाख। तो अगर वो उस टाइप के प्रोडक्ट इंडिया में लो कॉस्ट में अवेलेबल है तो कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। सो इससे क्या होगा, यूएस धीरे धीरे इंपोर्ट करना बंद कर देगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से ये जो ट्रेड बैरियर नाम की जो चीज है, ये जो ट्रेड बैरियर सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। अब ट्रेड बैरियर जब एलिमिनेट हो गया, कम हो गया, तो हर कंट्री दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, और इसी वजह से हर एक कंट्री का इकोनॉमी एक दूसरे से मिल गया है, इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है। अब इंटीग्रेशन से क्या फायदा है? इंटीग्रेशन से सबसे पहला फायदा है कि कंज्यूमर के पास ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं। अगर कंज्यूमर चाहे तो वो इंडियन प्रोडक्ट भी परचेज कर सकता है, अगर वो चाहे तो वो फॉरेन प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकता है। राइट? सही बात है कि नहीं? अब जैसे कॉस्मेटिक्स का एग्जांपल लो तो फेसेस कैनेडा, मेबलिन, ये सारे बाहर के कंट्री के प्रोडक्ट्स थे, है ना। अब यहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, इंडिया में वो प्रोडक्ट बन भी रही है और इंडियन कंज्यूमर्स उसको परचेज भी कर रहे हैं। सो दिस इज हैपेंड कि कंज्यूमर को इससे बहुत बेनिफिट है, कंज्यूमर के पास चॉइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड है आपका कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत इंक्रीज होगा आपके कंट्री का। थर्ड जो है आपका जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो इजीली ज्यादा प्रोडक्शन करके दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट सेल कर सकता है, उससे उसको बेनिफिट और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड इट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आया? एवरीवन, एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? Everyone, this point is clear? Okay, okay. Just wait for a second. The number of multinational corporations. अच्छा, कितने लोग मॉल गए हो? इंडिया में जो अभी पटना में जो मॉल है P&M मॉल, P&M मॉल, so that is basically made by the Indian person. ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉल है, जैसे पैसिफिक हो गया आपका, एम्बियंस हो गया आपका. So these malls are basically of the international market, right? So number of multinational corporations, number of the offices and number of the malls are increased due to the international business. Clear? This point is clear to everyone? This point is clear? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर जिसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल, जो आप लोगों ने सुना होगा एमएनसीज में जॉब करना, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का पार्ट है आपका मॉल, जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह जाते हो, फिर आपके जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं बहुत सारे. So these are the part of the multinational corporations and this is increasing due to the international business. Clear? Everyone? Okay. सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो. फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये बिजनेस होता है वो किस फॉर्म में होता है. अच्छा, तुम लोग एक एग्जांपल देते हो. देखो हल्दीराम जो है ना, दे आर बेसिकली सेलिंग द प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल. सो हल्दीराम जो है उसकी कहानी राजस्थान के बहुत छोटे से जगह बीकानेर से शुरू हुई एंड नाउ दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन द यूएस एंड सो मेनी मार्केट, राइट. सो इंटरनेशनल मार्केट में जब वो प्रोडक्ट सेल करते हैं तो डू यू थिंक दैट दे आर चेंजिंग द इंग्रेडिएंट एंड दे आर चेंजिंग द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? मुझे कोई बताएगा कि आप लोग में से किसी को पता है कि जब वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो रहा है तो क्या उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस आ रहा है? नो. No. Why? Because that is they are using the ethnocentric approach. Ethnocentric approach का मतलब ये होता है कि वो ये चीज एज्यूम करते हैं कि जो भी इंडिया में, जो भी आप अपने डोमेस्टिक कंट्री में जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वही सेम एज इट इज अगर आप इंडिया से बाहर दूसरे कंट्री में सेल करेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट सेल होगा इजीली. ठीक है. सो दे आर नॉट चेंजिंग द प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट क्वालिटी with the changes in the बोल सकते हैं अपने आप दूसरे जब
कंट्री में, दूसरे कंट्री के मार्केट में जब आप सेल कर रहे हो तो आप उसमें कोई चेंजेस में लेकर आते हो, तो उसको कहते हैं इथनोसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का मतलब होता है जब आप दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप वहां के सिचुएशन और क्लाइमेट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मतलब वहां के डिमांड को देखिएगा, वहां के कस्टमर्स को आप एनालाइज कीजिएगा, और कस्टमर को एनालाइज करने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप उनके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाइएगा और प्रोडक्ट को सेल कीजिएगा। सो दैट इज नोन एज अ पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, क्लियर? So polycentric is something where you are going to make the product according to the demand of the international consumer, ठीक है? And the ethnocentric is something where you are not changing anything, but whatever you are selling in your domestic market, you are going to sell the same product in the international market. So that is known as the ethnocentric. तो इसको कहते हैं EPRG फ्रेमवर्क। ये इंटरनेशनल बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि EPRG क्या होता है, ठीक है? सो EPRG जो है दैट इज ओरिएंटेशन, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस ओरिएंटेशन, है कि मैनेजमेंट का क्या बिलीफ है अपने कंट्री को लेकर के और होम कंट्री को लेकर के और होस्ट कंट्री को लेकर के, उनका क्या बिलीफ है, इसके लिए जो EPRG फ्रेमवर्क है उसको लाया गया है, ठीक है? आई बात समझ में? आपको क्या चेंजेस लाना है, क्या अडाप्शन करना है, क्या चेंजेस लेकर आना है, ये सारी चीजें हम इन चारों फ्रेमवर्क से समझेंगे। सो जो EPRG फ्रेमवर्क है, आई एम जस्ट शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड विथ यू ऑल, ठीक है? तो EPRG जो फ्रेमवर्क है, सो फर्स्ट को हम कहते हैं इथनोसेंट्रिक, P से हम कहते हैं पॉलीसेंट्रिक, R से होता है रीजियोसेंट्रिक, और G से होता है आपका जियोसेंट्रिक, ठीक है? तो इसको कहते हैं EPRG फ्रेमवर्क। क्लियर? सबने लिख लिया? से क्या मैम बोले? E से इथनोसेंट्रिक, P से आपका पॉलीसेंट्रिक, POLY पॉलीसेंट्रिक, R से आपका होगा रीजियोसेंट्रिक, REGIOCENTRIC, ठीक है? रीजियोसेंट्रिक। देन G से होगा आपका जियोसेंट्रिक, क्या होगा आपका जियोसेंट्रिक। क्लियर हो गई पॉइंट? सबको समझ में आया? ओके, चलिए लिखिए, लिखते चलिए। सबसे पहला लिखिए आप इथनोसेंट्रिक। इथनोसेंट्रिक, गुड आफ्टरनून। इथनोसेंट्रिक, राइट। इथनोसेंट्रिक क्या है? जहां पर मैनेजमेंट को ये लगता है कि जो भी आप मार्केटिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो आप अपने अगर होम कंट्री में आप सक्सेसफुल हैं तो आप फॉरेन कंट्री में भी सक्सेसफुल होंगे उस सेम प्रोडक्ट के साथ। तो इसको कहते हैं हम इथनोसेंट्रिक अप्रोच। लिखिए सब लोग इसमें, write down the points, write down the points. Ethnocentric, the management believes that marketing practices followed in the home country, the management believes that marketing practices followed in the home country will succeed in the succeed का मतलब सक्सेसफुल रहेगा, succeed in the foreign market, succeed in the foreign market। आ रही है बात समझ में सबको? यस मैम। ठीक है, यहां पर कोई भी अडैप्शन किसी भी तरीके का कंट्री या बिजनेस नहीं कर रहा है जब वो दूसरे कंट्री में उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको हल्दीराम बताया, that they are not changing their product, they are not adapting anything different for introducing their product in the international market, ठीक है? इसमें लिख देना, no adaptation is required to launch the business into another country। दूसरे कंट्री में लॉन्च करने के लिए बिजनेस कोई अडैप्शन आपका जो कंपनी है वो नहीं कर रहा है, ठीक है? मैम क्या बोले? नो एडैप्शन is required, no adaptation is required to launch a business into another country, launch a business into another country। तो किसी भी दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, दूसरे कंट्री में आप कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आप कोई चेंज लेकर नहीं आ रहे हो, कोई बदलाव लेकर के नहीं आ रहे हो, है ना? कोई चेंज लेकर के आप नहीं आ रहे हो।
अब ये जो इस तरीके की जो कंपनीज होती है ना, या इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं, जो दूसरे कंट्री में जाकर के बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ ये चीज मानते हैं कि भाई फॉरेन मार्केट मेरे लिए एक एक्सटेंडेड आर्म्स है, यानी कि एक बड़ा, वो बोल सकते हैं ना, एक बस एरिया जो है जो इंक्रीज हो गया है, बस वो इसी चीज को मानते हैं। क्लियर है? सो फॉर देम द फॉरेन मार्केट जो है, फॉर देम फॉर देम द फॉरेन मार्केट इज जस्ट एक्सटेंडेड आर्म्स, सिर्फ एक्सटेंडेड आर्म्स है वो। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? क्लियर हो गया? यस मैम। सो कोई भी मतलब बहुत अगर चेंजेस भी करें तो बहुत लिटिल बिट चेंजेस है। जैसे एग्जांपल में तुम लोगों को मैं बताती हूँ कि जैसे मैकडोनल्ड, दैट इज अ कंट्री, वो यूएस का है आपका कंपनी, ठीक है? तो जब वो इंडिया में आया, तो इंडिया में लोग जो है दे आर नॉट बेसिकली ईटिंग द पोक, राइट? दे आर नॉट गिविंग द प्रेफरेंस टू द पोक, और वहां यूएस में पोक बर्गर्स आर वेरी फेमस, राइट? सो इंडिया में लोगों को उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर आलू टिक्की, वेजिटेरियंस के बहुत ज्यादा, वेजिटेरियंस बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? तो आलू टिक्की भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया सेल करना। एग मैक आलू आपको भी मिल जाएगा, मैक टिक्की, एग मैक भी मिल जाएगा, मैग एग या कुछ इस तरीके से नाम है उसका। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज किया, बट वो जो सेल करते थे बर्गर, वो यहाँ पर भी वो बर्गर ही सेल करते हैं, राइट? तो आपका जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपके प्रोडक्ट में, प्राइस में थोड़ा बहुत हो सकता है, लिटिल बिट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा, ठीक है? सो दैट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं इथनोसेंट्रिक अप्रोच। इसको क्या बोलेंगे? इथनोसेंट्रिक अप्रोच। अब इथनोसेंट्रिक अप्रोच का सबसे ज्यादा फायदा क्या है? एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इथनोसेंट्रिक अप्रोच के? सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। एवरीवन, ओके। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इथनोसेंट्रिक अप्रोच? ओरिएंटेशन का क्या क्या फायदा है? तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जब आप होम कंट्री में और आपके होस्ट कंट्री में कोऑर्डिनेशन बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही डिसीजन लोगे और वो सेंट्रली आप अप्लाई, एक सेंट्रली आप एक डिसीजन लोगे, और उस स्ट्रैटेजिक डिसीजन को आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां भी आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्राइस में चेंजेस नहीं है। So you just need to make a decision, you just need to आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन रेडी करना है और उसको हर जगह पे अप्लाई कर देना है। तो आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अपने डिसीजन को, ठीक है? कोई चेंजेस लाना चाहते हो तो हर जगह लेकर आ सकते हो चेंजेस, और हर जगह अप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है? सो द यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पर यूज हो सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम, एफर्ट और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड है आपका जो टॉप लेवल होगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है आपकी, जैसे आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, आपके डायरेक्टर्स हो गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, तो दीज आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट? सो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इंटरनेशनल मार्केट का, एज ऑफिशियल कैन माइग्रेट फ्रॉम द होम कंट्री वेर एवर वेन एवर दे रिक्वायर्ड, बिकॉज वो इंडिया में जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीजों को, सेम प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, तो उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस और आइडिया हो जाएगा कि अगर वो चाहें तो दूसरे कंट्री में भी अगर वो जाते हैं तो वहां पर भी वो इजीली चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ना टॉप लेवल के का जो कॉस्ट है, नए नए कंट्रीज में नए नए टॉप लेवल मैनेजमेंट को हायर करना, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट? सीईओ और सीएफओ का आपको पता है सैलरी कितनी ज्यादा हाई होती है, या फिर आप तो इसी वजह से यहाँ पर अगर आपका इथनोसेंट्रिक है तो आपका ये सब कॉस्ट भी बचेगा, तो कॉस्ट सेविंग अप्रोच है। थर्ड, आपको रिसर्च बहुत एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब रिसर्च आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी करते हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट में कोई चेंजेस लेकर नहीं आ रहे हो, आप सेम टू सेम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो मार्केट में दूसरे इंटरनेशनल कंट्री में, तो यहाँ पर आपको बहुत एक्सट्रीम R&D भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? So in short, we understand that these are the advantages of ethnocentric orientation, where you don't need to invest so much amount, you don't need to, आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। किस चीज में आपको ना R&D बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, सेम टू सेम प्रोडक्ट को यू आर लॉन्चिंग, ठीक है? सेकेंड है कि आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, सेव हो रहा है, बच रहा है आपका कॉस्ट।
क्लियर है? यहाँ पर एक और चीज है बहुत अच्छी कि आप जो है जब आप सेम प्रोडक्ट को सेम प्राइस सेम टाइप से लॉन्च करते हैं तो आपकी जो पेरेंट कंपनी है या जो कंपनी आपकी हेडक्वार्टर इंडिया में, जैसे हल्दीराम जो है दैट इज इंडियन बेस्ड कंपनी, तो इसका हेडक्वार्टर ऑब्वियसली इंडिया में है। तो ऐसे सिचुएशन में जो पेरेंट कंपनी है दे हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन द ऑपरेशन विच इज बेसिकली डन इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं उसको आप इजिली कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो फ्रॉम योर पेरेंट कंपनी और फ्रॉम योर हेड ऑफिस, राइट? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर विच यू रिक्वायर द लोकल पीपल। आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत ज्यादा लोकल पीपल को आपको हायर करने की जरूरत पड़े। यूएस गए तो यूएस के लोगों को आपको हायर करने की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है? सो इफेक्टिव कंट्रोल आप कर सकते हो, आप सब्सिडियरी कंपनी की तरह वहां शुरू हो सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो दूसरी कंट्री में। सो these all are the advantages of ethnocentric orientation. This point is clear to everyone? This point is clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, let's move toward the next one, that what is the disadvantages of ethnocentric approach. सबसे पहला यहाँ मैं देख रही हूँ क्लास में बहुत ज्यादा, चलिए व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है कि आप जो हैं वो दूसरे कंट्री के कल्चर को, वहां के डिमांड को एनालाइज ही नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, ठीक है? तो इथनोसेंट्रिक आपका जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? इथनोसेंट्रिक आपका एक शॉर्ट टर्म के लिए जो ये आप प्रॉफिट अर्न करोगे वो बेहतर है, बट लॉन्ग टर्म तक आप इथनोसेंट्रिक अप्रोच को कैरी करो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ये जो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कंपनीज होती हैं जो इस तरीके से इथनोसेंट्रिक अप्रोच को यूज करती हैं, वो कुछ टाइम तक के लिए तो वो बेनिफिशियल रहेंगी, उनको प्रॉफिट होगा, बट लॉन्ग टर्म तक आप इथनोसेंट्रिक अप्रोच को कैरी करके नहीं चल सकते। तो शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिक इसको टर्म कहते हैं, जहां पर दूरदृष्टि जो है वो आपकी अच्छी नहीं है, जो बता सके कि आपका ये जो टर्म या फिर जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस का ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि फार साइट की प्रॉब्लम है इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में, क्योंकि वहां के कल्चर को, वहां के कंज्यूमर बिहेवियर और वहां के कंज्यूमर के डिमांड को ये अप्रोच पूरी तरीके से इग्नोर करता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Next one is the failure rate of this business decision is relatively very high. Definitely, see, our eating habit is totally different from those countries who are eating. बहुत सारे ऐसे countries हैं जहां पर bread, जैसे bread तो हम लोग भी खाते हैं, लेकिन वहां पर bread, वहां पर पिज्जा या फिर वो जो सैलेड, वो जो नॉर्मली उनका इस तरीके का फूड होता है। इंडिया में वी आर यूजिंग मसाला एंड ऑल, थोड़ी स्पाइसी खाने की हैबिट है, तो हमारी ईटिंग हैबिट में इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो आप सोचिए उनका डिमांड में भी तो ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। तो इथनोसेंट्रिक अप्रोच वाले जो भी ज्यादातर बिजनेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म में तो चलते नहीं, कई बार वो फेल हो जाते हैं, और इस टाइप के बिजनेस का फेलवर रेट बहुत हाई है, जो इथनोसेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने बिजनेस को इंटरनेशनल कंट्री में एक्सटेंड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? अच्छा ठीक है। निशान जो आपका जो कार का मॉडल है, कितने लोग ने नाम सुना है उसका? हैंड रेज कीजिए। निशान जो है कितने लोगों ने सुना है इसका नाम? बस राजेश ने सुना, बाकी? चलिए एग्जाम्पल देती हूँ इथनोसेंट्रिज्म पे, जो मैंने आप लोग को तो जैसे हल्दीराम का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन चलिए मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ। निशान जो था वो पहले, Nishan's earliest exports from the Japan were automobiles designed for the mild Japanese winter. तो निशान जो था उसको वो एक्सपोर्ट होता था जापान से, वहां पर मतलब एक जापानीज विंटर के हिसाब से वहां पर वो कार को बनाया गया। जब वो यूएस में एक्सपोर्ट हुआ और वहां पर जो यूएस की जो ठंड है वो बहुत एक्सट्रीम होती है, तो जो व्हीकल था उसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। अब निशान को जो डिजाइनिंग थी दैट वाज सुटेबल फॉर द जापान के लिए वो सुटेबल कार थी, बट वही कार इज नॉट सुटेबल फॉर द यूएस बिकॉज विंटर वहां का बहुत एक्सट्रीम होता है, और उस सिचुएशन में उस कार को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था। आपने माइल्ड विंटर के लिए कार डिजाइन किया और आप एक्सट्रीम विंटर वाले कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, आपका वो कार का जो डिमांड था वो एकदम से डाउन हो गया, ठीक है?
सो इस वजह से ये जो इस निशान जो है वो बहुत बार कोशिश किया उसने यूएस मार्केट में पोजीशन बनाने का, बट उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। लेटर ऑन जो है आपकी निशान की डिजाइनिंग फिर से की गई ताकि वो यूएस मार्केट में सेल किया जा सके। तो ये प्रॉब्लम्स आपके इथनोसेंट्रिक में रहेगा, क्योंकि आप अपनी कंट्री के लिए जो बना रहे हो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे कंट्री के लोगों के लिए भी वो सूटेबल हो। तो यार क्लाइमेट हिंड्रेंस की वजह से वो जो कार था वो जापान के लिए बेटर था, बट जापान वाला जो वो कार है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द यूएस। क्लियर हो गई बात? समझ में आया इथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है एवरीवन? इथनोसेंट्रिक अप्रोच इज क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वन इज द पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। अब पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में बिल्कुल ही सिचुएशन अलग है। यहां पर आप बिल्कुल कंप्लीट आप ऑपोजिट है कंपैरेटिवली टू द इथनोसेंट्रिक अप्रोच, राइट? सो पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, इट बिलीव, यहां पर जो कंपनीज हैं वो बिलीव करती हैं कि जो सारे मार्केट है वो सारे डिफरेंट है, कंज्यूमर्स काफी डायनामिक और डाइवर्सिफाइड फॉर्म में है, इसीलिए हर एक कंज्यूमर की नीड अलग है, उनका डिमांड अलग है। तो इस चीज को फोकस करते हुए जब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हम वहां के कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को रेडी करेंगे, बनाएंगे। तो इसको कहते हैं पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। दिस पॉइंट इज क्लियर? क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, सो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में लिखिए, इन दिस अप्रोच, इन दिस अप्रोच the manager believe, in this approach manager or the company कह सकते हैं, believe that all the market are different, that all the market are different in nature and thus have their different needs, this point is clear to everyone? दिस पॉइंट इज क्लियर? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्केटिंग, ऑपरेशन, प्लानिंग सब कुछ उस दूसरे कंट्री के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो इंडिया की कंपनी है और वो जा रही है जापान में, श्रीलंका में, या फिर वो जा रही है यूएस के मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो यहाँ पर जो है आपका जो सिचुएशन होगा वो वैरी करेगा। आप यूएस के लिए अलग प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, यूएस कंज्यूमर पे आप अलग लेवल से फोकस करेंगे, मार्केटिंग, ऑपरेशन, एवरीथिंग विल बी वैरी। व्हाटएवर यू आर लॉन्चिंग, जो भी प्रोडक्ट आप श्रीलंका में लॉन्च कर रहे हो उसके लिए आपका अलग अप्रोच होगा, यूएस के लिए आपका अप्रोच अलग होगा, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड, डिमांड एंड द मार्केट सिचुएशन ऑफ द पर्टिकुलर दैट टाइप ऑफ इंटरनेशनल कंट्री, वी आर गोइंग टू डिजाइन द आर प्रोडक्शन एंड आर प्रोडक्शन सिस्टम एंड आर प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए, अब पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में क्या आपका बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है? तो यहां पर आपको जो होम कंट्री, मतलब आपको पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन में ये है कि आपका जो बोल सकते हैं कि आप दूसरे कंट्री के डिमांड को इजिली एनालाइज कर रहे हैं, आप कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, इन पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस क्या है पॉलीसेंट्रिक का, कि आपको यहाँ पर हेडक्वार्टर्स जो है ना उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरे कंट्री में आप बिल्कुल अलग लेवल से मार्केटिंग यूज कर रहे हो, मार्केटिंग टर्म्स को यूज कर रहे हो, कंट्रोलिंग अलग लेवल से कर रहे हो। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर का कंट्रोल कंपैरेटिवली लोअर रहेगा, और जो आपके इंटरनेशनल ऑफिसेस हैं उनका कंट्रोल हाई रहेगा। जैसे यूएस में अगर आपका ऑफिस है तो यूएस ऑफिस जो है उसका स्ट्रॉन्ग रहेगा एज कंपैरिजन टू द हेडक्वार्टर विच इज इन देयर इन इंडिया। क्लियर है? सो वी कैन से there is the lower control of headquarters over the host country management. host country management के लिए उनका जो कंट्रोल होगा that will be lower. चीज है कि यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट आपकी कंपनी के लिए बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि आप अलग से ट्रेनिंग, अलग से रिसर्च, अलग से प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, हायरिंग कर रहे हो लोकल लोगों का। तो यहाँ पर जो आपका ओवरऑल कॉस्ट होगा कंपनी का, दैट विल बी जनरली हाई, बिकॉज वी आर बेसिकली डूइंग द टारगेट वाला काम कर रहे हैं, प्रमोशन उस हिसाब से कर रहे हैं, हम अपने कंज्यूमर के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से चीजों को कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली आपका ओवरऑल कॉस्ट जो होगा दैट विल बी हाई, ठीक है, और लोअर आपका कंट्रोल होगा हेडक्वार्टर का किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जो आपकी बिजनेस चल रही है वहां उसके लिए। दिस पॉइंट इज क्लियर?
दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। अच्छा, मैंने एक बीच में मैकडी का एग्जांपल दे रही थी आपको, तो मैकडी आपका इथनोसेंट्रिक होगा या पॉलीसेंट्रिक होगा, कोई बताएगा मुझे? एथनो से मैकडी जो होगा इथनोसेंट्रिक अप्रोच में आएगा या पॉलीसेंट्रिक में आएगा, बताओ। मैम इकोसेंट्रिक में। एनीवन एल्स? यस मैम। किस में आएगा? इथनोसेंट्रिक में आएगा या पॉलीसेंट्रिक में आएगा? ये पॉलीसेंट्रिक में आएगा बेटा। याद रखिए यहाँ पर एक्सट्रीम चेंजेस हो रहा है, मैंने इसीलिए वहां पर एग्जांपल लिया था मैकडी का, ताकि आपको थोड़ा इथनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक में डिफरेंस समझ में आए। नो डाउट दे आर सेलिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, बट दे आर चेंज ऑलरेडी, उन्होंने ऑलरेडी उसको चेंज किया है। मैकडोनल्ड जो है वो आपका यूएस के मार्केट के हिसाब से उसका मेन्यू था। मेन्यू में ज्यादातर लोकल प्रेफरेंसेस किस चीज की थी? बीफ और मीट की, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे वहां पर वो लोग खाते हैं। अब व्हेन दे कमिंग टू इंडिया, दे अंडरस्टैंड दैट इंडियन कल्चर में बहुत सारे लोग हैं बीफ दे आर अवॉइड, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे डेफिनेटली। सो यहाँ पर रिलीजन, बिलीफ, कल्चर जो है दैट इज नॉट अलाउइंग टू ईट बीफ। सो इसका मार्केट इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज, वेजिटेरियन जो लोग हैं बहुत ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। सो इसी वजह से वेजिटेरियन ऑफर्स के साथ मैकडी जो है वो इंडिया में आया, और मैकडी जो है दे आर बेसिकली सेलिंग द आलू टिक्की, वो वैसे बर्गर्स जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से दिस इज अ पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, बिकॉज फॉर कमिंग टू द इंडियन मार्केट दे चेंज देयर मेन्यू, नॉट एग्जैक्टली द फूड टाइप दे चेंज, बट दे चेंज द इंग्रेडिएंट। उन्होंने फूड टाइप को चेंज नहीं किया, वो बर्गर ही सेल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके इंग्रेडिएंट बिल्कुल ही चेंज कर दिया, बदल दिया। क्लियर हो गई बात? समझ में Yes, आया? ma'am. सो तो मैम पॉली, डिमांड और नीड के अनुसार हमको चेंज करना पड़ता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इंडिया में तो ऑब्वियसली उस टाइप के बर्गर्स तो हम नहीं खाएंगे ना, नॉनवेज वाले, वो भी एक्सट्रीम उस टाइप मीट एंड बीफ वाले बिल्कुल भी नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा इंडिया में। सो इसी वजह से व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड बेसिकली सेलिंग द वेज एज वेल एज जो आपके नॉनवेज में भी चिकन और मटन का ऑप्शन दे हैव, ठीक है। जो इंडिया में जो नॉनवेज का ज्यादातर अडॉप्शन है, वो यहाँ पर जो खाते हैं वही उसी टाइप के प्रोडक्ट के साथ दे स्टार्टेड डीलिंग विद। सो इसको हम कहते हैं पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। समझ में आया सबको? समझ में आया? यस मैम। पॉलीसेंट्रिक। अब हम आते हैं रीजियोसेंट्रिक में। अच्छा, तुम लोगों ने सुना होगा पटना रीजन, सुना है ना, दिल्ली रीजन, ये सारे वर्ड्स तो सुने होंगे। रीजनल जो क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, एरिया। तो आपका जो मैनेजमेंट है, रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि इन दिस अप्रोच द मैनेजमेंट इज ऑफ द माइंडसेट, उनका माइंडसेट ये होता है दैट द सिमिलर कंट्रीज दैट हैपन टू एग्जिस्ट इन द सेम रीजन आर सिमिलर इन आइडेंटिटी। यानी कि जैसे, अच्छा, इंडिया के कितने नेबर, इंडिया के आसपास के नेबर कंट्रीज का नाम बताओ मुझे। इंडिया Yes, के ma'am. आसपास, इंडिया के आसपास नेबर जो कंट्रीज हैं, यानी पड़ोसी देश जो हैं, उनका नाम बताओ मुझे, कौन कौन से हैं? मैम नेपाल है। वेरी गुड, पाकिस्तान, बांग्लादेश। वेरी गुड। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, ठीक है, म्यांमार जो, यस। सो दीज आर द बेसिकली द हमारे ये सारे नेबर कंट्रीज है ना। तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि यहाँ रीजियोसेंट्रिक में मैनेजमेंट ये सोचता है कि जो भी कंट्रीज एक रीजन में है, ठीक है, उस रीजन में लगभग सेम टाइप के प्रोडक्ट को अगर हम सेल करेंगे तो वो हर जगह पे वहां सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपका सिमिलर कंट्री दैट हैपन टू एग्जिस्ट इन द सेम रीजन, और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको इंडिया के रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब में अगर किसी यूएस को कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो वो श्रीलंका में भी सेम सेल कर देगी, इंडिया में भी सेम, पाकिस्तान में भी सेम, और भूटान और बांग्लादेश में भी सेम, ठीक है। तो ये इनका अप्रोच होता है कि रीजन के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे और उस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको सेम प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है। विनीत, क्लास आ गई बात सबको समझ में कि रीजियोसेंट्रिक में क्या चीजें होंगी? रीजियोसेंट्रिक में क्या सिस्टम है, सबको क्लियर हो गया एवरीवन?
मैम एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड्स अप कीजिए, आप हैंड रेज कीजिए ना। यस राजेश बोलिए। मैम क्वेश्चन था कि जैसे ये थाईलैंड, भूटान, इसी पड़ोसी देश में भी तो इसका कल्चर और रिलीजन और टेस्ट अलग अलग है, तो फिर हाँ, यहाँ पे लेकिन ये चीज नहीं मानती, ये ना अजम्पशन पे डिपेंड करता है, जैसे कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है उसके अजम्पशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है, ये तो मैंने पहले भी बताया कि हर कंट्री का रिलीजन, हर कंट्री का कम्युनिटी सिस्टम, हर कंट्री का गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज बिल्कुल वैरी करता है, अलग अलग है, डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन ये एक अप्रोच है जो मानती है कंपनी। कंपनी क्या सोचती है दूसरे कंट्री की, यूएस की कंट्री की, कि चलो इंडिया में जो बेच रहे हैं वही इंडिया के आसपास वाले एरियाज में बेच देंगे, सेल हो जाए। तो दिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। क्लियर होगी बात राजेश? यस मैम। तो रीजियोसेंट्रिक जो है इसमें लिख लिया आप लोगों ने, रीजियोसेंट्रिक में लिखिए द मैनेजमेंट इज ऑफ द माइंडसेट दैट द सिमिलर कंट्रीज that happen to exist, the similar countries that happen to exist in the same region are similar in identity. In this approach, the management is of the mindset that the similar countries that happens to exist in the same region are similar in identity. यानी इनको लगता है कि जो सेम रीजन में सारे कंट्री हैं उस पे सेम टाइप के प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हो जाएगा सेल। तो ये इनका अप्रोच है, इसको कहते हैं रीजियोसेंट्रिक। अब इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट रह गया जियोसेंट्रिक, उसको मैं बताऊंगी, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट व्हाटएवर वी डिस्कस्ड? किसी को भी कोई डाउट है? Anyone have any doubt? Class? No, ma'am. Okay. See you all in the next class. ठीक है?